हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्त साम्राज्य। इसका जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये स्पेशली वीडियो है एमए के विद्यार्थियों के लिए जिनका अभी एग्ज़ाम है, पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए, इवन नेट के लिए भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि गुप्त साम्राज्य के उदय के समय भारत की राजनीतिक दशा का हमने वर्णन करना था। तो पार्ट 1 में मैंने आपको शुंग वंश के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, सातवाहन वंश, इसके बाद मैंने आपको यवन और यूनानी के बारे में बताया था, शक के बारे में बताया था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। कुषाणों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। भारतीय समाज उनका कैसे था, सब आपको मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। फिर इसके बाद मैंने आपको गुप्त काल के स्रोतों के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ से जो है हमें चीज़ें मिली हैं और जिनको पढ़कर उनको देखकर हमें लगा कि हाँ उस समय ये चीज़ हुई थी, यानी कि गुप्त काल में ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने जो बताया था कि कौन कौन सा नाटक था, किस किसने किसकी रचना की थी। मुद्रा राक्षस हो गया, विशाखा दत्त ने करी थी। तो ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया था। तो एक बार आपको फिर से दिखा रही हूँ कि मैंने अब तक क्या करवा दिया है। तो आज जो है हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि गुप्त वंश के जो है संस्थापक से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 जो है हमारा अब स्टार्ट हो चुका है। तो जो संस्थापक थे, सबसे पहले जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, जो जिसे अभिलेखों में क्या कहा गया है? आदिराज कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीगुप्त को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो श्रीगुप्त को अभिलेखों में आदिराज कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में इसे समुद्रगुप्त का क्या कहा गया है? दादा बताया गया है। ठीक है, कौन से स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का दादा बताया गया है श्रीगुप्त को? इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो है इसे समुद्रगुप्त का दादा बताया गया है। ये एक आपका एक और पॉइंट ऐड हो गया है। एक चीनी यात्री आया था, इत्सिंग। क्या नाम है चीनी यात्री का? इत्सिंग। इसने भारत की जो है यात्रा की और इसने श्रीगुप्त नाम के एक महाराज ने चीनी यात्रियों की सुविधा के लिए एक मृगशिखा, नाम ध्यान रखेंगे, मृगशिखा वन के समीप एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीगुप्त ने किस मंदिर को बनवाया था? तो मृगशिखा वन के समीप एक वन जो है मंदिर को बनवाया था। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों में इस चीज का मतभेद है कि गुप्त वंश के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त नहीं है, सिर्फ गुप्त था। ध्यान रखेंगे, गुप्त था। तथा श्री जो है, जो ये श्री लगा हुआ है, ये श्री शब्द सम्मान का सूचक था। उसकी राजनीतिक पदवी केवल महाराज होने से लगता है, वह एक साधारण सामंत क्या था? शासक था। सिर्फ इसके बारे में सिर्फ हमें इतना ही पता है और हमें इतना ही हमने लिखना है। अगला जो है हमारा शासक वो है घटोत्कच गुप्त। ये अभिलेखों के अनुसार जो गुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन सा था? घटोत्कच। ठीक है, ये इसका उत्तराधिकारी था श्रीगुप्त का। इसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती है। पदवी इसकी सिर्फ और सिर्फ थी महाराज। इसकी जो महाराज से जो है मिलती है। ठीक है, सिर्फ आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे मैं कहूँ अच्छा राजा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो टाइम पीरियड है आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम का 320 से 335 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र आया, घटोत्कच का पुत्र आया, उत्तराधिकारी कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र राजा था और इसके नाम के आगे क्या लगा होता था? पदवी कौन सी थी इनकी? तो सिर्फ महाराज थी, इनकी थी महाराजाधिराज। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला शासक गुप्त वंश का जिसकी पदवी थी महाराजाधिराज। और ये कैसा था? ये एक स्वतंत्र राजा था और इसके अधीन कई जो है राजा थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के काल में गुप्त वंश की हमें प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक महत्वपूर्ण घटना जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ वो है कि लिच्छवी वंश के साथ इसके वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किए। बहुत ही महत्वाकांक्षी था, बहुत ही चतुर था ये चंद्रगुप्त। उसने अपने पड़ोसी जो है वैशाली, साथ में पड़ोसी था वैशाली के शक्तिशाली
लिच्छवियों की राजकुमारी जो है, इसकी पत्नी का आपने जो है नाम ध्यान रखना है, कुमार देवी। कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने, नोट चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है किससे शादी करी थी? कुमार देवी से की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे की थी? हेलेना से की थी। ठीक है, ध्यान आया? तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजकुमारी थी वो थी कुमार देवी, इससे इसने विवाह किया था। और इस वैवाहिक संबंध का गुप्त इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जो कि था समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें इस चीज का ज्ञात होता है कि हाँ, इसने ऐसा काम किया था। इसीलिए इसी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि वो हो गया ना, दोता हो गया ना, तो लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था। और इस वैवाहिक संबंध के महत्व को हमें चंद्रगुप्त प्रथम की एक स्वर्ण मुद्रा है, कौन सी मुद्रा है भाई? स्वर्ण मुद्रा से हमें आभास होता है, जिसके अगले भाग पर तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र हैं और उनके नाम अंकित है। कुमार देवी जो है महादेवी की उपाधि से अलंकृत है, तो इसकी भी एक उपाधि थी। क्या थी उपाधि? महादेवी। किसकी थी? कुमार देवी की थी। मुद्रा के अगर दूसरी तरफ की बात करें तो लिच्छवय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिच्छवय लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त ने यह मुद्रा इस विवाह के महत्व को बताने के लिए ही ये चलाई थी कि हाँ, कि मैंने इससे शादी करी है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कुमार देवी विवाह के साथ लिच्छवी राज्य जो है दहेज में लेकर आई थी। अब दहेज में भी कुछ ना कुछ लाएगी ना, तो लिच्छवी राज्य को ये दहेज में लेकर आई थी, क्योंकि गुप्त राज्य सबसे पहले तो बहुत ही छोटा था, लेकिन जब वो लिच्छवी जो है राज्य लेकर आई थी तो लिच्छवी क्षेत्र जैसे ही मिल गया तो उसका विस्तार दुगना हो गया। तो बस इसका जो है राज्य का विस्तार जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत बड़ा राज्य हो चुका था। अब बात करेंगे हम साम्राज्य विस्तार की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य विस्तार के बारे में हमें निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। स्मिथ ने क्या कहा है, इतिहासकार है, उसने ये बताया है कि तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध और इन सबके जो पर्वतीय प्रदेशों पर था। वायु पुराण के एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है चंद्रगुप्त के राज्य में क्या था? साकेत था, प्रयाग था, मगध के जो प्रदेश कुछ सम्मिलित थे। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको याद रखनी है। ठीक है, और अब बात करेंगे हम गुप्त संवत की। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम की सूचना देते हुए एक नवीन संवत, आपको मैंने वीडियो ये डाल दी है आपकी प्लेलिस्ट में, विक्रम संवत, ठीक है, और नव संवत, ये सब मैंने आपको डाल दिया है। तो एक नवीन संवत की जो है इसने स्थापना की थी, और जो जिसको क्या कहा जाता है? गुप्त संवत के नाम से ये विख्यात था। ठीक है, गुप्त संवत किनका था? चंद्रगुप्त का था। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये संवत जो है 26 फरवरी 320 ईस्वी से ये शुरू होता है, और इस संवत को क्या कहा जाता है? गुप्त वल्लभी संवत भी कहा जाता है। गुप्त संवत को क्या कहा जाता है? गुप्त वल्लभी संवत भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। इसका टाइम पीरियड आप सबको याद रखना है, 335 से जो है 375 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो है समुद्रगुप्त का। जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु होती है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर मैंने आपको द्वितीय बोला था, ये यहाँ पर प्रथम आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम चंद्रगुप्त प्रथम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ में स्प्रिंट है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आया था समुद्रगुप्त, ये सिंहासन पर बैठा। ठीक है, ये बहुत ही प्रतापी सम्राट था, बहुत ही बढ़िया। और इसकी माता का नाम क्या था? कुमार देवी। ठीक है, जो अभी अभी हमने पढ़ी है। और लिच्छवी की दोहित्र इसको कहा गया है, लिच्छवी कन्या का बेटा समुद्रगुप्त को कहा गया है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। और इसके दरबारी कवि, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम आपको जानना है, क्या है? हरिसेन। हरिसेन द्वारा लिखी गई जो प्रयाग प्रशस्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भली प्रकार हुई है। प्राचीन काल के राजकुमारों के तरह उसने दर्शन शास्त्र में, वेदों में, अर्थशास्त्र में, दंड नीति में, इसने इतिहास, धर्मशास्त्र, साहित्य, संगीत, इन सब की शिक्षा इसने ग्रहण की है। तो चंद्रगुप्त का बड़ा पुत्र नहीं था, प्रतिभा संपन्न और होनहार ये युवक था। ठीक है, अब हम जो है मेन चीजें ही पढ़ेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या लिखा हुआ है। तो प्रयाग स्तंभ लेख की जो चौथी पंक्ति है, 4th लाइन है, उसकी पुष्टि करती है। 7वीं पंक्ति से जो है हमें पता लगता है कि उसके उत्तराधिकारी मनोनीत किए जाने के कारण उसके अन्य भाई उससे रुष्ट हो गए थे। ठीक है,
ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस पंक्ति में क्या क्या लिखा हुआ है। और प्रयाग प्रशस्ति में कांच नामक राजा के सिक्कों और आर्य मंजूश्री मूल कल्प से हमें आभास होता है कि समुद्रगुप्त को कांच नामक व्यक्ति ने उत्तराधिकारी संबंधी भी इसको युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जैसे स्मिथ हो गए, राय चौधरी हो गए, सुधाकर चट्टोपाध्याय हो गए, ये मानते थे कि उससे अपने पिता का राज्य निर्विरोध जो है प्राप्त हो गया, तो उसको कोई विरोध नहीं करना पड़ा था। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में ये चीज लिखी हुई है, और जो ये आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, ये गुप्त वंश के बाद की बुक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त को कांच नामक व्यक्ति से उत्तराधिकारी के लिए युद्ध करना पड़ा था। तो ये चीज भी है। ठीक है, और इतिहासकार कुछ ऐसे भी हैं, वो उस चीज को मानते हैं कि जो कांच था ये समुद्रगुप्त का क्या था, भाई था, और समुद्रगुप्त ने इसको क्या किया था, पराजित किया था, और स्वयं को जो है शासक इसने घोषित किया था। तो आपको मुझे उम्मीद है समुद्रगुप्त समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दें। अब बात करेंगे हम समुद्रगुप्त की विजय की। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा था ना, तो भारत में ना बहुत छोटे छोटे राज्य थे। इन सभी राज्यों को इसने परास्त किया, उनको हराया, और भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा चाहा, और बांधना इसने करा भी। ठीक है, और अपनी आंतरिक स्थिति इसने सुदृढ़ करने के बाद समुद्रगुप्त ने अपना ध्यान राज्य विस्तार की तरफ लगाया। अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, समुद्रगुप्त की जो योजना का ध्येय एक धरणी बंद था। क्या था? धरणी बंद था, यानी कि भूमंडल को बांधना था। ठीक है, और इसने अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने दिग्विजय की योजना बनाई थी, और हरिसेन ने इसे सैकड़ों युद्ध लड़ने में निपुण कहकर उसकी जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी, क्योंकि हरिसेन जो है इसका दरबारी कवि था। मैंने अभी अभी आपको इस चीज़ के बारे में बताया है, और इसने ये बताया है कि इसने सैकड़ों युद्ध इस समुद्रगुप्त ने लड़े हैं। राजनीतिक विचारधारा में कि ये जो है अशोक के विपरीत था। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब बात करेंगे हम इसके अभियानों की, इसकी विजयों की। आर्यव्रत अथवा उत्तरी भारत की विजय की जो हम बात करेंगे हम समुद्रगुप्त की, इसने उत्तर भारत में इसका कैसा प्रभाव था। तो इसका जो प्रथम अभियान के बारे में हम बात करेंगे, तो समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय का प्रारंभ जो है उत्तरी भारत के 3 राजाओं पर विजय प्राप्त करके शुरू किया था। तो 3 राजाओं पर इन्होंने जो है अपनी विजय प्राप्त की थी। इलाहाबाद अभिलेख की 13वीं पंक्ति से हमें ये चीज पता लगती है कि समुद्रगुप्त ने इस अभियान के दौरान जो है बरेली के जो राजा थे अच्युत, क्या नाम था? अच्युत, और पद्मावती का जो राजा था नागसेन। कौन सा राजा था? नागसेन। पद्मावती का के राजा कौन से थे? नागसेन। और कोत वंश से संबंध रखने वाले जो विदिशा के राजा थे उनका नाम था गणपति नाग। इन तीनों को इसने पराजित किया था। किस किस को किया था? अच्युत को किया था, नागसेन को किया था, और गणपति नाग को इसने क्या किया था? इसने पराजित किया था। और समुद्रगुप्त द्वारा ये 3 शासकों की पराजय उसकी प्रथम महान सफलता थी उत्तर में। उत्तरी भारत पर इसने दूसरी चढ़ाई करी। आर्यवत की जब इसकी प्रथम लड़ाई के बाद समुद्रगुप्त गया दक्षिण भारत पर ये विजय प्राप्त करने के लिए गया। समुद्रगुप्त की उत्तर से इस अनुपस्थिति का लाभ उठाकर जो अब ये दक्षिण की साइड हो गया था, जो आर्यव्रत के राजा थे इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और आर्यव्रत के प्रथम युद्ध में पराजित राजाओं ने, ये जो 3 राजा हारे थे, उन अन्य राजाओं से ये मिल चुके थे और उन्होंने समुद्रगुप्त के विरुद्ध एक संघ बना लिया। ठीक है, तो ये चीज भी हुई है उस समय। और ये इलाहाबाद अभिलेख की जब 21वीं लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि जब आर्यव्रत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित कर दिया था। देखिए, पहले तो 3 राजा जिनको इसने करा था, इसको हराया था, फिर ये अन्य राजाओं के साथ मिल गए। ठीक है, यानी ये टोटल 6 राजाओं के साथ और मिल गए, और समुद्रगुप्त ने इन 9 को इकट्ठे ही पराजित कर दिया था। और समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं के इस संघ का पता चला तो इन पर आक्रमण भी किया और कौशाम्बी के निकट उन्हें पराजित किया और इन सबको मौत के घाट उतार दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि 9 राजाओं को इसने कहाँ पर इसने अटैक किया था? कौशाम्बी के निकट इसने अटैक किया था। इनके नाम कौन कौन से हैं आपको पता होने चाहिए। इनके नाम है रुद्रदेव। अब रुद्रदेव कौन था? कौशाम्बी का राजा था, कौशाम्बी के निकट ही है, तो सबसे पहले रुद्रदेव। मातिल, ये बुलंद शहर का राजा था, मातिल। नागदत्त था मथुरा का राजा। और चंद्रवर्मा, बंगाल का राजा।
गणपति नाग ये वही जिसको पहले हरा दिया था, पद्मावती का राजा। नंदी ये था विदिशा का राजा। बलवर्मा इसे इतिहासकार असम का राजा मानते हैं, ठीक है। नागसेन कहाँ का था? मथुरा का था। अच्युत अभी इसको हमने पढ़ा है, ये बरेली का राजा था। तो समुद्रगुप्त ने इन राजाओं के राज्य अपने राज्य में मिला लिए थे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में राज्य छीनने की इसने नीति भी अपनाई है। कैसे? समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत में विलीनीकरण की नीति का पालन किया। उसने 9 राजाओं को पराजित ही नहीं किया, अपितु उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। देखो और जो है ब्रॉड हो गया। और समुद्रगुप्त की आर्यव्रत के राजाओं के प्रति यह नीति समय अनुकूल थी और उनकी गहरी राजनीतिक सूझबूझ का परिचायक थी। उसने कोई भी टाइम मतलब कहो ना टाइम का इसने यूटिलाइज किया है समुद्रगुप्त ने, और जब 9 राजाओं को इसने हरा दिया तो उनके जो है साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो कह सकते हैं कि सूझबूझ तो थी भाई इसमें। अब बात करेंगे हम दक्षिण भारत की विजय की। अब इसने यहाँ पर 12 राज्यों की पराजय की है। आर्यव्रत का जब प्रथम अभियान की जब इसकी सफलता हो गई, फिर इसे गया समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की तरफ जो है प्रस्थान किया था। और इलाहाबाद जो अभिलेख था 19वीं और 20वीं पंक्ति थी। तो दक्षिण विजय का हमें विवरण मिलता है जो हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। और इस अभियान में समुद्रगुप्त ने और भी काम किए हैं। दक्षिण विजय में 12 राजाओं को इसने पराजित किया था, ठीक है। देखिए लिखने के लिए तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। एमए के विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर डिटेल में पढ़ना है तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब 12 राजाओं को इसने पराजित किया। सबसे पहले था कौशल का महेंद्र। दक्षिण के अभियान में समुद्रगुप्त ने सबसे पहले दक्षिण कौशल के जो है महेंद्र को दक्षिण महेंद्र कौशल महेंद्र इस तरह याद कर लेना, इसको हराया। और इस राज्य के अंतर्गत आधुनिक जो मध्य प्रदेश का बिलासपुर था, आज भी है, रायपुर है, संबलपुर है, ये तीनों जिले जो हैं इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट है महाकांतर का व्यागराज। महाकांतर से अभिप्राय है मध्य प्रदेश से, जो आज का एमपी है वो है महाकांतार। तथा व्यागराज पूर्वी गोंडवाना का राजा था जिसकी राजधानी क्या थी? संबलपुर थी। नेक्स्ट है आपका कोराल का भट्टराज। क्या है? कोराल मचा दिया भट्टी ने, तो कोराल का भट्टराज, ठीक है। उड़ीसा तथा मद्रास के मध्य ये स्थित था, ठीक है। फिर अगला है आपका पिष्ठपुर का महेंद्रगिरी। गोदावरी जिला है, उसके वर्तमान पिठापुरम नामक स्थान से हमें पिष्ठपुर की जो है तुलना की जाती है। यहाँ पे पिष्ठपुर का कौन सा था राजा? महेंद्रगिरी। कोटूर का स्वामी दत्त, जो आज वर्तमान में गंजाम जिला, उसमें कोटूर नामक स्थान है और पिष्ठपुर तथा कोटूर दोनों का ही ये शासक मानते हैं। आपको पिष्ठपुर का महेंद्रगिरी याद करना है, आपको कोटूर का स्वामी दत्त याद करना है, कोराल का भट्टराज याद करना है, महाकांतर का आपको व्यागराज याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एरंडपल का दमन याद करना है। शासक का कौन सा है? शासक कौन सा है? यहाँ पर है आपका दमन, ठीक है। और एरंडपल ध्यान रखेंगे। और कांची का कौन सा था? विष्णुगोप। कांची किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी कांची? पल्लवों की राजधानी थी। और ये चेंगलपुट कहाँ थी? ये चेंगलपुट जिले में कांजीवरनपुर नामक स्थान है, ध्यान रखेंगे। और विष्णुगोप की जो पहचान है वो पल्लवी वंश युवा महाराज विष्णुगोप वर्मन से जो है इसकी की जाती है। कुछ वर्ड जो है टंग ऑफ स्लिप है, ठीक है, तो याद रख लेना। विष्णुगोप की पहचान जो है आपकी पल्लवी वंश युवा महाराज विष्णुगोप वर्मन से ये की जाती है। एक बार आप इसको देख लीजिए, एक बार अपनी आप बुक में से रिवाइज कीजिए और एक बार आप लिख लो, याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपके और राजा हैं, ये आप इनको पढ़ सकते हो अपनी बुक में से, ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब ये दक्षिण में राज्य लौटाने की इसने नीति भी अपनाई है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण राजाओं के प्रति नीति निर्धारण करने में दूरदर्शिता दिखाई है, कूटनीतिज्ञता दिखाई है। और समुद्रगुप्त इस चीज़ से बहुत ही भली भांति समझता था इस चीज़ को। और प्रयाग प्रशस्ति से हमें एक बात पता लगती है कि दक्षिण में समुद्रगुप्त ने राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया था। कौन सी नीति का पालन किया था? राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया था। अर्थात सभी राजाओं को बंदी बनाने के बाद, ध्यान से देखेंगे राजग्रहण मोक्षानुग्रह नीति को, सभी राजाओं को बंदी बनाने के बाद अपने अपने राज्य का शासन करने के लिए उन्हें पुनः मुक्त कर दिया जाए,
कर दिया और समुद्रगुप्त इन राजाओं से भेंट और कर लेकर ही संतुष्ट हो गया था। भाई उसे राज्य नहीं चाहिए था, वो उनसे भेंट ले रहा था और उनसे कर ले रहा था, टैक्स ले रहा था, और इसी से वो संतुष्ट हो गया था। इस प्रकार उसने दक्षिण के राजाओं के साथ उदार और मित्रता की जो है नीति इसने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने। अब बात करेंगे हम आठवीं जो है जंगली राजाओं की, इसने जो है विजय भी की है, इन पर भी विजय की है। तो समुद्रगुप्त के जो एरन अभिलेख से, कौन सा अभिलेख है अब यहाँ पर? एरन अभिलेख से हमें पता लगता है कि उसने मध्य भारत की जंगली जातियों को भी परास्त किया था। जंगली जातियों को भी समुद्रगुप्त ने जो है परास्त किया था। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मध्य 18 आठविक राज्यों का हमें विवरण मिलता है जो जंगली राज्य हैं। तो जंगली 18 आपके जंगली राज्य हैं, उसमें इसने जंगली जातियों को भी परास्त किया था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये चीज़ पता लगती है कि समुद्रगुप्त ने इन राज्यों पर आक्रमण करके उन सभी को पराजित किया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए इन सबको जो है क्या किया है? बाध्य किया है। तो आप जो है समुद्रगुप्त का एक एरन अभिलेख है, एक इसका प्रयाग प्रशस्ति है, इन दोनों से हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगता है। अब बात करेंगे हम सीमावर्ती प्रदेशों की विजय भी इसने की है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये चीज़ पता लगती है कि समुद्रगुप्त की विजयों से भयभीत होकर सीमांत प्रदेशों के गणराज्य और नरेशों ने जो है सभी ने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। वो सभी प्रकार के उनको टैक्स देने के लिए वो भी मान गए थे। और प्रयाग अभिलेख की 22वीं और 23वीं पंक्ति में हमें जो पता लगता है कि इन पूर्वी और पश्चिमी प्रांत सीमांत प्रदेशों के नरेशों का हमें उल्लेख इसमें किया गया है। अब बात करेंगे हम पूर्वी सीमांत देश में जो है राज्य के जो प्रमुख है वो है समतट, ठीक है, ढवाक, कामरूख, नेपाल, कुर्तपुर, ठीक है। तो नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी सीमांत देश में कौन कौन से आते हैं? भाई हरिशेन ने इसकी करी है। पश्चिमी सीमांत प्रदेश के गणराज्यों की इसने चर्चा की है। ये हैं आपके मालव जो कि आपके आते हैं पूर्वी राजस्थान में, अर्जुनायन, आगरा, भरतपुर, अलवर में आते हैं, योधरे आते हैं, रोहतक और ये आसपास का ये क्षेत्र है। मद्रक की बात करेंगे, वर्तमान सियालकोट के आसपास है। अभीर हो गया, प्राजुन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी शक्तियों से भी इसने संबंध अपने समुद्रगुप्त ने बनाए हैं। समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय से प्रभावित होकर इसने अनेक विदेशी शक्तियों के साथ भी अपने संबंधों को स्थापित किया है। इसने 3 प्रकार के जो है संबंधों की चर्चा की है। किसने की है? हरिशेन ने की है। आत्मनिवेदन यानी कि दरबार में उपस्थित होना, गरुण मुद्रा से अंकित शासन जो है प्रदेश प्राप्त करना, गरुण मुद्रा से, और कन्या पावदान में अपनी पुत्रियों का समुद्रगुप्त से विवाह कर दो, ठीक है। तो ये आपका जो है समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो है आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो समुद्रगुप्त ने कूटनीति संबंध स्थापित करने वाली इन विदेशी जातियों में जो है देवपुत्र शाही और शाहानुशाही, शक, मुरुंड आदि के नाम इसके उल्लेख है। देवी पुत्र शाही या शाहानुशाही कुषाण वंश के प्रतीत होते हैं। तो ये आप ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देवपुत्र शाही और शाहानुशाही जो हैं किस वंश के प्रतीत होते हैं? ये विदेशी जातियां हैं, तो ये किस वंश के प्रतीत होते हैं? कुषाण वंश के प्रतीत होते हैं, ठीक है। और जो शकों का राज्य था वो कहाँ पर था? ये पश्चिम भारत में था। सिंहल कहाँ आता है? श्रीलंका में आता है, ठीक है। और इन द्वीपों में आपको जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये वर्मा, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। अब बात करेंगे हम समुद्रगुप्त का समकालीन कौन था। तो समुद्रगुप्त का एक समकालीन था, कौन था? श्रीलंका का राजा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेघवर्ण। क्या नाम है? मेघवर्ण। और मेघवर्ण ने गुप्त सम्राट से बोध गया में मठ बनाने की आज्ञा मांगी थी, ठीक है। समुद्रगुप्त से क्या मांगी थी? बोध गया में मठ बनाने की आज्ञा मांगी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका का राजा का नाम बताओ जिसने बोध गया में मठ बनाने की आज्ञा मांगी थी। तो उसका नाम था मेघवर्ण। और जो समुद्रगुप्त ने उसको प्रदान भी की थी। और सिंहल नरेश ने इसे एक आलीशान विहार का निर्माण भी इसने करवाया है। बात करेंगे हम इसके अश्वमेघ यज्ञ की। इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया है, आप सबको पता लग चुका है अब तक। तो इसने एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। उसके सिक्के और अभिलेखों से हमें इस बात की पुष्टि होती है। जब इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, इसने सोने के सिक्के भी जारी किए हैं, जिसके एक तरफ आपको घोड़े की आकृति मिलेगी और उसके नीचे लिखा होगा अश्वमेध पराक्रम, और दूसरी तरफ आपको क्या लिखेगा? राजाधिराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके सिक्कों पर क्या क्या अंकन किया गया है। तो एक साइड तो है अश्वमेघ पराक्रम और दूसरी ओर है राजाधिराज और है एक पृथ्वी
मवजीतीय, दिव्यजंती, अप्रतिव्याय, वीर्य। ठीक है, राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अब स्वर्ग को जय कर रहा है, उसकी शक्ति और तेज जो है अप्रतिम है। ठीक है, तो ये जो है चीजें अंकित थी और समुद्रगुप्त ने चक्रवर्ती की उपाधि इसमें धारण की है। गुप्त राजकुमारी जो प्रभावती है, गुप्त के दान पात्र में समुद्रगुप्त को अपने अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है कि एक गुप्त राजकुमारी थी, क्या नाम है उसका, प्रभावती। इसने कहा है कि इसने तो बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं समुद्रगुप्त ने। एक बार फिर से हम जो है इसके साम्राज्य विस्तार को देख लेते हैं। इसने बहुत ही बड़े एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की है, आपने अब देख लिया है। उसका साम्राज्य जो है पूर्व की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक, ठीक है, उत्तर में आपको उत्तर नॉर्थ साइड में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। इस प्रत्यक्ष शासन क्षेत्र के अतिरिक्त पूर्व में 5 और पश्चिम के 9 गणराज्य उसके करद राज्य थे। ठीक है, याद रखेंगे 9 गणराज्य थे और दक्षिण के राज्य भी इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। इसके अलावा बहुत सारे एक विदेशी राज्य भी हैं जो इस गुप्त सम्राट के प्रभाव में थे और इसकी राजधानी का नाम आप सबको ध्यान रखना है, क्या है, पाटलिपुत्र है। अब बात करेंगे कि हम समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के रूप में, क्या ये बात सच है, क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त एक महान सेनापति और विजेता था। आप सबको इस चीज़ का अब तक तो पता लग चुका होगा, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, 26 मिनट की वीडियो हो गई है तो पता लग गया होगा। समस्त यूरोप को उसने अपने आक्रमणों से रोन डाला था, ये चीज तुमने देख ली है। समुद्रगुप्त और नेपोलियन दोनों ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे, मतलब भाई हमें तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। दोनों ही महान विजेता थे, कुशल सेनानायक थे। नेपोलियन जो था वो भी समुद्रगुप्त की ही तरह अपने आक्रमणों में जो अमूल्य कलाकृति थी उसके हाथ में पड़ती थी, लगती थी, उसको अपनी राजधानी पेरिस ले जाता था। ठीक है, तो ये विश्व इतिहास की यहाँ बात हो रही है नेपोलियन की, और उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी कलाकारों का संरक्षक था। ठीक है, कर सकते हो आप इसकी तुलना कर सकते हो कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से कई तरह आगे था। जैसे कि आप 2-3 चीजें इनमें गिनवा रहे हो कि अंतर कर रहे हो, लेकिन वो आगे था, समुद्रगुप्त आगे था। जैसे समुद्रगुप्त एक धार्मिक सहिष्णु था, कर्तव्यपरायण शासक था, उसने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन नेपोलियन ने ऐसा कोई भी धार्मिक काम नहीं किया है। नेपोलियन में विद्वता संगीत के गुण बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि समुद्रगुप्त का जो पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। वो एक अच्छा संगीतकार था, कवि था। नेपोलियन कैसे था, नेपोलियन कूटनीति में भी समुद्रगुप्त से बिल्कुल पीछे था। और नेपोलियन ने क्या किया है, नेपोलियन ने संपूर्ण यूरोप को अपना राज्य बना लिया था, बल्कि जो आपका समुद्रगुप्त है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने अपना जो है करद और जो है मित्र उसको बना लिया था। अनेक विदेशी राजाओं ने भी समुद्रगुप्त से मित्रतापूर्वक जो है कूटनीति संबंध इसने स्थापित किए हैं, और यूरोप में फ्रांस जो है अलग थलग पड़ गया था। मतलब कि इसने समुद्रगुप्त ने हर किसी को जोड़ने की कोशिश करी है, बल्कि नेपोलियन ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। नेपोलियन को अगर उसके अंतिम समय की बात करें तो ट्राफलगार और वाटरलू के युद्ध में इसका पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन समुद्रगुप्त आजीवन अजय रहा, उसने वो कभी भी नहीं हारा था। नेपोलियन ने अपने आंखों के सामने ही अपने विशाल साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट होते देखा है, बल्कि समुद्रगुप्त ने ऐसा कुछ नहीं देखा है। चक्रवर्ती सम्राट के अंत तक प्रसन्नतापूर्वक शासन करता रहा और अपने पुत्र को वो राज्य सौंपकर मर गया। तो आप इस चीज को सबको पढ़ के आपको पता लग गया है कि जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन से बहुत अधिक महान था। ठीक है, आपको समुद्रगुप्त के बारे में कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। अब हम बात करेंगे रामगुप्त की। समुद्रगुप्त की जैसे ही मृत्यु हुई, उसका पुत्र जो है रामगुप्त, ये राजगद्दी पर बैठा और 1923 तक यह मान्य था कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये शासक बना था। और गुप्त वंशावलियों में समुद्रगुप्त के जो बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है, परंतु सिल्वन लेवी के प्रयत्नों से 1923 में विशाखा दत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसके प्रकाश में आने पर हमें ये बात पता लगी है कि रामगुप्त का अस्तित्व स्वीकार किया जाने लगा। समझ रहे हैं आप, 1923 में ये चीज आ रही थी कि समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बना है। ठीक है, लेकिन एक नाटक आया विशाखा दत्त का, नाटक का क्या नाम है, देवी चंद्रगुप्त। इसमें हमें ये चीज पता लगी कि रामगुप्त भी था, रामगुप्त भी एक व्यक्ति था। और बाण भट्ट का जो हर्षचरित्र है और राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसमें हमें रामगुप्त की पुष्टि मिलती है, वो भी बंदा था। ठीक है, और राष्ट्रकूट शासकों के संजन
और कैम्बे अभिलेखों से हमें रामगुप्त की ऐतिहासिकता जो है सिद्ध होती है। यानी कि रामगुप्त ने 375 से 380 ईस्वी तक इसने राज किया है। और देवी चंद्रगुप्तम जो एक नाटक है, हमें उस चीज़ से पता लगता है कि ये जो रामगुप्त है बिल्कुल ही कायर था। उसने अपने शासनकाल में शकों के साथ युद्ध भी उसको करना पड़ा और ये बुरी तरह इसमें पराजित हो गया था और शक शासक के साथ इसको एक संधि भी करनी पड़ी और उसने अपनी पत्नी जो थी ध्रुव देवी को शक राजा को देना इसने स्वीकार कर दिया। फिर आया रामगुप्त का छोटा भाई आया चंद्रगुप्त द्वितीय, इस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका और उसने स्वयं धूमस्वामी ध्रुव देवी का रूप धारण करके शक राजा के पास गया, उसकी कर दी हत्या और रामगुप्त का वध करके उसके सिंहासन पर अधिकार किया और ध्रुव देवी से यानी अपनी भाभी से ही इसने शादी कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व था। ठीक है ना, तो रामगुप्त का अस्तित्व था। और फिर आया रामगुप्त अपने पिता के शासनकाल में पूर्वी मालवा का क्या था, गवर्नर था। ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त इसका पापा था ना, तो रामगुप्त अपने पिता के शासन में पूर्वी मालवा का क्या था, गवर्नर था। और समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो शकों ने क्या किया, मालवा पर आक्रमण कर दिया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, इसकी रक्षा करी थी। ठीक है ना, रामगुप्त का बेटा आ गया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। प्रथम तो वो था जो हमने अभी कुमार देवी से जिसने शादी करी थी, तो अब ये द्वितीय आ गया या विक्रमादित्य इसको बोल सकते हो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी रक्षा की थी और बाद में रामगुप्त की हत्या भी करवाई इसने, ध्रुव देवी से इसने शादी भी करी। ठीक है, और जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई 375 में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा 380 में जो है यहाँ पर गद्दी पर बैठा। तो इस बीच के जो 5 वर्षों में रामगुप्त ने जो है यहाँ पर शासन किया है और 5 वर्ष मैंने आपको बताए हैं 375 से लेकर 380, सिर्फ इसने 5 वर्ष तक ही इसने जो है शासन किया है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 380 से लेकर 414 तक का जो टाइम पीरियड है वो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बाद। समुद्रगुप्त के बाद उसका जो पुत्र आता है चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, ये बहुत ही एक महान शासक था, सबसे ज्यादा ये योग्य था। उसकी माता का नाम, इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो माता का नाम क्या है, दत्त देवी है। क्या है, दत्त देवी। और इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की और बैठा गद्दी पर। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण करी। इसके सिक्कों में इसको देवश्री, विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, नरेंद्र सिंह, देवराज, देवगुप्त, ये सब इसको उपाधियां मिली हैं। सारी उपाधियां इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। वाकाटक अभिलेखों में भी इसे देवश्री भी कहा गया है। उसका नाम, जो वास्तविक नाम इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त ही था। ठीक है, और इसने अपनी कुमार अवस्था से ही ये बहुत ज़्यादा वीर था, बहुत ज़्यादा साहसी था। इस चीज़ की जो है बहुत वीरता और चतुराई का ये परिचय दे चुका है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में अगर हमने जानना है तो उसके जो अभिलेख हैं, उसकी जो मुद्राएं हैं और बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं। हमें 6 अभिलेख जो मिले हैं उसमें से जो 2 हैं वो तो हैं मथुरा के, 2 हैं उदयगिरी की, एक है सांची का, एक है इलाहाबाद का। किसका है, 2 है मथुरा के, 2 है उदयगिरी के, एक सांची का, एक इलाहाबाद का। इलाहाबाद के निकट गढ़वा से हमें जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसके बारे में जानने में ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है महरौली का लौह स्तंभ लेख। कौन सा है, महरौली का लौह स्तंभ लेख। और अनेक सिक्कों और साहित्यिक जो साधन हैं जिसमें कालिदास की रचनाएं हैं, श्रृंगार प्रकाश है, चीनी यात्री फाहियान का जो है इसमें विवरण है। तो हमें इन सब से जो है पता लगता है कि चंद्रगुप्त के शासन का हमें ज्ञान होता है। और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रथम प्राप्त लेख है वो 61 गुप्त संवत का है। ठीक है, तो बस आपने सिर्फ इतना ही याद करना है। ठीक है, चलिए बाकी हम कल करेंगे। देखिए वैवाहिक संबंध जो है आगे से कंटिन्यू करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के, इसके हम वैवाहिक संबंध को जानेंगे, विजय को अच्छे से जानेंगे। विजय का क्या महत्व था, किस तरह इसने अपने साम्राज्य विस्तार किया, गणराज्यों पर इसने विजय की, ये सब आपको जो है मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है कुमार गुप्त प्रथम आता है, महेंद्र द्वितीय जिसको कहते हैं। इसके बाद जो है इसकी विजय और इसके बारे में इसने किस तरह इसने काम किया। ठीक है, और लास्ट का जो शासक है, लास्ट का शासक भी इसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगी जब अगला हम पार्ट करेंगे पार्ट 3 में। तो स्कंद गुप्त तक जो है आपका चैप्टर ये जो आपके शासक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हम चंद्रगुप्त द्वितीय को हम कल करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब आप सब क्या करेंगे, आप सभी अब लाइक ज़रूर करेंगे,
शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना, ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य जो है आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो बस आप मैक्सिमम बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।